अर्थिन किंगडम, ह्यूमन किंगडम और ऑरिड किंगडम के ठीक बीच में था और तीनों साम्राज्यों में सबसे ताकतवर भी। इसके अलावा अर्थिन किंगडम के पास अनकॉमन रीजन की सबसे उपजाऊ यानी फर्टाइल जमीन थी। यहाँ तक कि ऑरिड किंगडम के ग्रीन गॉब्लिन्स, जिनका अर्थिन किंगडम के साथ गठबंधन था, वे भी अर्थिन किंगडम की जमीन पर नजर डालने की हिम्मत नहीं करते थे। वजह बहुत सादी थी, ताकत। हॉब्ड्रॉल्स न सिर्फ अनकॉमन रीजन की किसी भी बुद्धिमान प्रजाति से शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत थे, बल्कि उनके पास 15 बी रैंक मर्सिनरीज भी थे। साथ ही उनके आर्मी मार्शल को अनकॉमन रीजन का सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता था। इसीलिए कोई भी अर्थिन किंगडम से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर ह्यूमन किंगडम, जो तीनों में सबसे कमजोर था और इन दोनों साम्राज्यों के मुकाबले जिसका इतिहास बहुत खराब था। अर्थिन सिटी इस साम्राज्य की राजधानी थी, जो मोटी और ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी। अर्थिन कैसल पूरे शहर की सबसे आकर्षक इमारत थी, जिसे शहर के दरवाजों से भी देखा जा सकता था। शाही महल के एक ऑफिस के अंदर आलीशान कपड़ों में एक हट्टा कट्टा हॉबट्रॉल दो बैठे हुए नकाबपोश लोगों के सामने घुटने टेके हुए था। टस्क टस्क, तो तुम इतने सालों से इस आलीशान महल में छिपे हुए थे? एक सुरीली आवाज ने ईर्ष्या के साथ अपनी जीभ पर क्लिक किया। हॉबट्रॉल ने जल्दी से जवाब दिया, ये सब संगठन की वजह से है, उनके बिना मैं अभी भी एक भिखारी होता। उसकी आवाज में आभार था। फिर भी तुम हमारे मकसद की रक्षा करने में असफल रहे, एक भारी आवाज ने ठंडे स्वर में पलटवार किया। हॉबट्रॉल ने अपना सिर नीचे रखा और जवाब दिया, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा और मैं मौत की सजा पाने के लिए तैयार हूं। उसकी आवाज इन शब्दों को कहते हुए जरा भी नहीं कांपी। हे, देखो ना, नाकामी के बारे में कौन बात कर रहा है? लबादे के पीछे बैठी महिला खिलखिलाकर हंसी। वो आदमी दांत पीसते हुए बोला, हम दोनों जानते हैं कि यहाँ ट्रैकिंग में एक्सपर्ट कौन है, तो वहां जाने के बारे में सोचना भी मत। टस्क टस्क, काश मैं तुम्हें खा सकती, महिला ने झुंझलाहट में जीभ पर क्लिक किया। हॉबट्रॉल इन दो खौफनाक वजूदों के बीच हो रही इस अजीब बातचीत से अवाक था, लेकिन उसने अपना मुंह बंद रखा और मूर्ति बने रहने का नाटक किया। आदमी ने शांत होने के लिए गहरी सांस ली और हॉबट्रॉल को सख्ती से देखा। हालांकि संगठन ने पिछली बार जो हुआ उसके लिए तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन नाकामी तो नाकामी ही है, और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं इसे तुम्हें खाने दूंगा, और मेरा यकीन करो, ये हड्डियां भी नहीं छोड़ेगी। अरे, हड्डियां काफ़ी स्वादिष्ट और कुरकुरी होती हैं, उन्हें इतना बुरा मत बोलो। महिला ने तुरंत पलटवार किया। ये सुनकर हॉबट्रॉल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उसने जल्दी से सिर हिलाकर सहमति जताई। मुझे टोकना बंद करो, वो खींच गया। बताओ, नरभक्षी योजना को शुरुआती चरण में प्रवेश करने में कितना समय लगेगा? हॉबट्रॉल ने एक पल सोचा और जवाब दिया, हमारी पिछली सफलता के बाद एक और नरभक्षी को बनाने में सिर्फ 3 से 4 महीने लगेंगे, लेकिन हमें बड़ी मात्रा में इंसानी खून की ज़रूरत होगी, जो नरभक्षी फॉर्मूले का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इंसानी खून के बिना नरभक्षी में कोई विकास क्षमता नहीं होगी। हमारी रिसर्च के मुताबिक एक इंसान जितना ताकतवर होगा, नरभक्षी की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। पिछला वाला उस छिपे हुए एक्सपर्ट ने मार दिया था। वो सी रैंक इंसानों के खून से बना था और उसकी क्षमता एक रेयर प्रजाति की थी, जबकि वो एक रेयर प्रजाति के रूप में पैदा हुआ था। दिलचस्प, आदमी उत्सुक लगा। क्या तुम जिस इंसान की बात कर रहे हो वो वही अनकॉमन रेस है जिसके पास वो सीक्रेट एंजाइम है जिसे संगठन इतने सालों से ढूंढ रहा है? हाँ, हालांकि इंसानों को बिना किसी विशेष गुण या क्षमता के अनकॉमन माना जाता है, लेकिन वो एक कोरी स्लेट की तरह है, और अगर उनके पास साधन हो तो वो बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं और अनुकूलन कर सकते हैं। मुझे अभी उनकी ब्लड लाइन की हद देखनी बाकी है, इसीलिए संगठन ने ऐसी जगह पर आने की जहमत उठाई। हॉबट्रॉल ने सच सच बताया। बस कुछ आदिम लोगों की किस्मत खराब थी कि हमारे संगठन का ध्यान उन पर गया। अगर वो एंजाइम ना होता तो शायद तुम लोग अब तक उन्हें विलुप्त कर चुके होते। आदमी ने ठंडी हंसी हंसी। हॉबट्रॉल ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये सच था। बस बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दो, क्योंकि हम यहाँ हैं, अब हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनकॉमन रीजन हमारा अभयारण्य है और अब इसका उपयोग करने का समय आ गया है। आदमी ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। हॉबट्रॉल एक पल के लिए हिचकिचाया और डरते हुए बोला, 3 महाशक्तियों के बारे में क्या? अगर हम कत्लेआम शुरू करते हैं तो उन महाशक्तियों में मौजूद इंसान चुप नहीं बैठेंगे, खासकर ब्लैक नाइट ऑर्डर और उनका मार्शल, जो एक रिजर्व नाइटमेयर नाइट है। माय लॉर्ड्स को ज़ोडियाक वॉरियर्स अलायंस की हरकतों के बारे में पहले से पता है। वो लोग हमेशा अपने फाइटर मैनुअल्स की प्रतिष्ठा दिखाने के लिए कोई मंच ढूंढते रहते हैं। नकाबपोश आदमी को शायद इसकी उम्मीद थी और वो काली हंसी हंसा। पागलों का वो ग्रुप सचमुच मधुमक्खी के छत्ते जैसा है, लेकिन वो तभी शामिल होंगे जब उन्हें किसी हायर बीइंग के निशान मिलेंगे। अगर ये सिर्फ स्थानीय लोगों के बीच की लड़ाई है तो उन्हें कोई परवाह नहीं होगी, भले ही हम कुछ निचले स्तर के बीजों और एक टैलेंटलेस रिजर्व को मार डालें। तुम्हारा मतलब? आदमी ने हताशा के साथ पलटवार किया।
इंसानों के साथ एक पूर्ण युद्ध शुरू कर दो। महिला उत्साह की एक झलक के साथ खिलखिलाकर हंसी। हॉबट्रॉल के होंठ थोड़े मुड़ गए और उसकी आंखों में खुशी कौंध गई। मैं इसका इंतजाम अभी करता हूँ। आर्मी मार्शल हमारा गुलाम है, सेनाओं को व्यवस्थित करने में सिर्फ 1 हफ्ता लगेगा। अच्छा है, हम अंधेरे में छिपे रहेंगे। अगर किसी ने दखल देने की हिम्मत की तो हम उनसे निपट लेंगे, लेकिन एक पल के लिए भी मत सोचना कि हम तुम्हारे पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं। अगर तुम कुछ आदिम लोगों के हाथों मारे गए तो ये तुम्हारी अयोग्यता साबित करेगा और कोई और तुम्हारी जगह ले लेगा। नकाबपोश आदमी ने ठंडी चेतावनी दी। हॉबट्रॉल इससे जरा भी निराश नहीं हुआ। वो किसी और से बेहतर जानता था कि अनकॉमन रीजन में सिर्फ एक ए रैंक ही उसे धमकी दे सकता है। मैं समझता हूँ, हॉबट्रॉल ने गंभीरता से सिर हिलाया। अचानक बाहर से एक घबराई हुई आवाज आई। प्रधानमंत्री, किसी ने हमारे टाइटन आयरन के एक गोदाम को लूट लिया है। क्या? हॉबट्रॉल इस अचानक खबर से हैरान रह गया। वो जानता था कि वो टाइटन आयरन गोदाम अर्थिन किंगडम की जीवन रेखा थे और उन पर भारी पहरा था। और तो और कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होगा जो अर्थिन किंगडम पर रेड मारे जब तक कि उसने अपना दिमाग न खो दिया हो। लेकिन लगता है किसी ने सचमुच अपना दिमाग खो दिया है। नकाबपोश लोग इस वक्त एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सके। उसे अंदर बुलाओ, आदमी ने अचानक आदेश दिया। हॉबट्रॉल इस अचानक आदेश से उलझन में था, लेकिन उसने वैसा ही किया। अंदर आओ। सफ़ेद लबादे में एक हॉबट्रॉल पैनिक के फेस के साथ ऑफिस में दाखिल हुआ। वो कुछ कहने ही वाला था कि उसने साइड में बैठे 2 नकाबपोश लोगों को देखा। उसने अपना मुंह बंद कर लिया। वो बाहरी लोगों के सामने ऐसी जानकारी नहीं दे सकता था। कितना टाइटन आयरन चुराया गया? नकाबपोश आदमी ने अनिश्चितता से पूछा। बिना कुछ छिपाए जवाब दो, हॉबट्रॉल प्रधानमंत्री ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। अब वो अपनी सामान्य स्थिति में बैठा था। मंजूरी मिलने के बाद उसने जल्दी से जवाब दिया। पूरा गोदाम खाली हो गया। वहाँ 250 किलो से ज़्यादा टाइटन आयरन था और वो एक ही रात में बिना किसी निशान के गायब हो गया। लगता है वो डाकू और भी निडर होते जा रहे हैं क्योंकि हमने उन्हें बहुत समय से नज़रअंदाज किया है, प्रधानमंत्री ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम्हें लगता है कि ये वही मछली की जो बच निकली थी? लबादे वाली महिला ने अचानक अपने साथी से सवाल किया। 50% चांस है कि ये वही कमीना है जिसने फॉर्मूला चुराया और उस रोग स्कल को भी मारा। मुख्य घटक टाइटन आयरन ही है। अगर ये वही है तो उसने यहाँ आकर हमारा काम आसान कर दिया है। हमें बताया गया था कि नरभक्षी योजना की प्रगति टाइटन टीयर्स के साथ बहुत आसान होगी और हमें इसे सबसे पहले यहाँ लाने का आदेश दिया गया था क्योंकि उनके पास टाइटन आयरन अयस्क का भंडार है, आदमी ने गंभीरता से कहा। प्रधानमंत्री इस अजीब बातचीत से चकरा गया था। और दूसरा ट्रॉल भी। तुम्हारे पास गोदाम में कितना टाइटन आयरन है और वो भंडार कहाँ है? आदमी ने अचानक तीखा सवाल पूछा। युवा हॉबट्रॉल इस सवाल से हक्का बक्का रह गया क्योंकि ये एक राष्ट्रीय रहस्य था और कोई भी इसे नहीं बता सकता था। सिर्फ शाही परिवार और अर्थिन किंगडम के कुछ बड़े अधिकारी ही इस जानकारी के बारे में जानते थे। यहाँ तक कि गोदामों की लोकेशन भी एक राज था और इसे एक भयानक संयोग कहा जा सकता है। हालांकि युवा हॉबट्रॉल तब सन्न रह गया जब प्रधानमंत्री ने राज खोल दिया। 33 गोदाम है, अब शायद 32। भंडार यहाँ से कुछ मील दूर निषिद्ध वन की गहराई में है। माय लॉर्ड्स अनकॉमन टाइटन आयरन में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? क्या कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए? वो पूछे बिना नहीं रह सका। इस बार महिला ने मजाक में जवाब दिया। ये बस एक फिसल्ली मछली है जो पहले बच निकली थी। खान के हर एक टाइटन आयरन के टुकड़े को इकट्ठा करो, अब से हम उसी जगह रहेंगे। अर्थन सिटी से कुछ 100 मील दूर सनसेट डची थी, जो सनसेट फैमिली के अधिकार में थी। सनसेट मैंशन के पीछे एक अंडरग्राउंड वेयरहाउस के अंदर 2 आदमी एक नकाबपोश शख्स के सामने खड़े थे जिसने काला मास्क पहना हुआ था। सिर्फ उसकी तीखी एम्बर आंखें दिखाई दे रही थीं। माय लॉर्ड, हमें अभी खबर मिली है कि राजा ने गोदामों से टाइटन आयरन का हर टुकड़ा हटाकर उसे निषिद्ध वन यानी फॉरबिडन फॉरेस्ट में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। भंडार भी उसी जगह है। अगर मेरा ड्यूक का रुतबा ना होता तो मुझे ये खबर नहीं मिलती। एक घनी दाढ़ी वाले हट्टे कट्टे ट्रोल ने सम्मानपूर्वक बताया। अगर दूसरे ट्रोल्स उसे देखते तो तुरंत पहचान लेते कि ये अर्थिन किंगडम के 6 ड्यूक्स में से एक सनसेट ड्यूक है। लेकिन अब वो उस नकाबपोश के सामने ऐसे खड़ा था जैसे अपने राजा के सामने खड़ा हो। ये नकाबपोश शख्स जाहिर तौर पर जेकब था, जो 2 हफ्ते पहले अर्थिन किंगडम में आया था और उसने सीधे सनसेट ड्यूक और उसके बड़े बेटे को गुलाम बना लिया था। स्थानीय लोगों से काम करवाना ज़्यादा सुविधाजनक था, जबकि वो खुद परछाइयों में रह सकता था। और तो और सनसेट ड्यूक जैसा कोई टाइटन आयरन के ठिकाने के बारे में ज़रूर जानता होगा। उसका अंदाज़ा सही था और सिर्फ 3 दिन पहले सनसेट ड्यूक की मदद से उसने एक टाइटन आयरन वेयरहाउस पर रेड मारी थी और 250 किलो से ज़्यादा टाइटन आयरन अयस्क हासिल किया था। उसे छिपने की भी चिंता नहीं थी क्योंकि सनसेट मैंशन काफ़ी बड़ा था और वो इसे अपने बैकयार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता था। कोई नहीं सोचेगा कि वफादार सनसेट ड्यूक अपने घर में एक नेशनल क्रिमिनल को छिपा रहा है। सनसेट ड्यूक अर्थिन किंगडम में उसकी आंखें और कान भी था। जेकब की आंखें अनिश्चितता से चमक उठी।
वे सारा टाइटन आयरन एक जगह क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? क्या वे जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं कर रहे? मैंने बस एक लो लेवल वेयरहाउस लूटा था और वे पहले ही पैनिक हो गए। खैर, चूंकि वे सारा टाइटन आयरन एक जगह इकट्ठा करने की इतनी मुसीबत उठा रहे हैं, तो मैं बस उन्हें बीच में रोक सकता हूं और पर्याप्त मात्रा में टाइटन आयरन ले सकता हूं। मैं चाहूं भी तो टाइटन टीयर्स की बड़ी मात्रा अपने साथ नहीं ले जा सकता, तो खुद को दिखाने का कोई मतलब नहीं है। मेरा इरादा कभी भी सारा टाइटन आयरन लेने का नहीं था। वे जितनी चाहे उतनी पहरेदारी कर सकते हैं। जेकब के होठ एक मजाकिया मुस्कान में मुड़ गए। हालांकि वो अर्थिन किंगडम की पूरी टाइटन आयरन वेन खाली करके उसे टाइटन टीयर्स में बदलना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि ये नामुमकिन है। पहली बात, टाइटन टीयर्स बनाने के लिए 3 और सहायक सामग्रियों की जरूरत थी: गोल्डन ग्रास, विंटेज लीफ और नाइट ड्यू। हालांकि ये सामग्रियां टाइटन आयरन जितनी दुर्लभ नहीं थीं, फिर भी अनकॉमन रीजन में कम मिलती थीं। शायद 2000 बूंदे बनाने के लिए भी काफ़ी सामग्री ना हो। दूसरी बात, जेकब हायर रीजन में और अनकॉमन टाइटन आयरन पा सकता था। वो जेरी या टनी की तरह नहीं था, जिनका रेयर रीजन द्वारा शिकार किया जा रहा था। किसी को नहीं पता था कि उसके पास टाइटन टीयर्स का फॉर्मूला है। तीसरी और आखिरी बात, जेकब जानता था कि वो जितना आगे बढ़ेगा, अनकॉमन ग्रेड के टाइटन टीयर्स का उस पर उतना ही कम असर होगा, और उसे या तो बड़ी मात्रा में अनकॉमन टाइटन टीयर्स चाहिए होंगे या एक हायर ग्रेड पोशन। इसीलिए वो सिर्फ इतना टाइटन टीयर्स बनाना चाहता था जो उसे 60 और 70% की भूख के स्तर को सुरक्षित रूप से पार करा सके। इस बीच वो हायर लेवल पोशन बनाने की सामग्री ढूंढेगा। चूंकि जेरी और टनी वो सामग्रियां रेयर रीजन में नहीं ढूंढ पाए थे, इसका मतलब ये नहीं था कि जेकब उन्हें रेयर रीजन में भी नहीं ढूंढ पाएगा। वो 50% का निशान पार करने के बाद रेयर रीजन में बेरोक टोक घूमने के लिए पूरी तरह आश्वस्त था। इसीलिए उन ट्रोल्स को इतना परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, काफिलों के रास्ते और उनके पास मौजूद टाइटन आयरन की मात्रा का पता लगाओ। मुझे वो जानकारी उनके आखिरी मंजिल तक पहुंचने से पहले चाहिए। अब जाओ। जेकब ने दरवाज़ा बंद करने से पहले ठंडे स्वर में आदेश दिया। अंडरग्राउंड वेयरहाउस काफ़ी बड़ा था और वहां टाइटन आयरन अयस्क का एक विशाल ढेर लगा हुआ था। दूसरी तरफ सामग्रियों के 3 अलग अलग ढेर थे, जिन्हें जेकब ने सनसेट ड्यूक से किसी भी कीमत पर खरीदने को कहा था। वेयरहाउस के दूसरे कोने में एक बड़ी पत्थर की मेज थी, जिस पर कांच की टेस्ट ट्यूब्स और पोशन बनाने के लिए ज़रूरी दूसरा सामान रखा था। ये ऐसा था जैसे किसी केमिस्ट्री लैब में केमिकल्स बनाए जा रहे हों। टनी से जेकब ने सीखा था कि पोशन एल्कमी की बस एक छोटी शाखा थी, जैसे गनस्मिथ गिल्ड, अपोथेकरी गिल्ड और अपोथेकरी एल्कमी गिल्ड। और ये बस वो शाखाएं थीं जो रेयर और रेयर रीजन में थीं। उसने ये भी सीखा कि अगर कोई सच्ची एल्कमी सीखना चाहता है और मुख्य एल्कमी गिल्ड में प्रवेश करना चाहता है, तो इन शाखाओं में महारत हासिल करना अनिवार्य है। कम से कम 3 शाखाओं में एक ग्रैंड मास्टर होना ज़रूरी था। अप्रेंटिस रैंक के 3 लेवल्स थे, उसके बाद बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड। इन रैंक्स के बाद मास्टर रैंक आती थी, जिसके वही 3 लेवल्स थे। फिर ग्रैंड मास्टर रैंक थी, जो किसी भी एल्कमी शाखा का शिखर था। रेयर या रेयर रीजन की किसी भी शाखा में एक भी ग्रैंड मास्टर रैंक मौजूद नहीं थी। तो इन सभी शाखाओं में ग्रैंड मास्टर रैंक हासिल करना लगभग नामुमकिन था, और कई लोगों का मानना था कि ये एल्कमी गिल्ड द्वारा उन्हें काबू में रखने के लिए एक धोखा है। लेकिन जिस चीज़ ने जेकब को सचमुच मोहित किया और एल्कमी सीखने के लिए प्रेरित किया, वो था उनका ज्ञान। हालांकि ये ज्ञान क्वांटम फिजिक्स या स्पेस टाइम की फिजिक्स जितना एडवांस नहीं था जिससे वो परिचित था। फिर भी उसे गनस्मिथ गिल्ड की लाइब्रेरी में उनके निशान मिले थे, और उन लो लेवल किताबों ने उसकी नींव को और मजबूत बना दिया था। इसीलिए उसे यकीन था कि हायर रीजन में जाने पर वो हैरान हो सकता है। जेकब अब इस दुनिया को एक प्याज की तरह मानता था। वो अभी इस दुनिया की पहली परत पर था और उसने यहाँ पहले ही इतना कुछ अनुभव कर लिया था। इसीलिए वो अब खुद को सुपीरियर समझने की हिम्मत नहीं करता था, सिर्फ इसलिए कि उसके पास अनकॉमन या रेयर रीजन के निवासियों से ज्यादा ज्ञान था। उसका लक्ष्य अमरता था, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो कुछ भी करेगा जो उसे उसके करीब ले जाए। जेकब ने भट्टी चालू की और उसमें टाइटन आयरन डाल दिया। टाइटन टीयर्स बनाने का ये पहला कदम था। उसे भट्टी में टाइटन आयरन को पिघलाना था। ये हो जाने के बाद उसे नाइट ड्यू का इस्तेमाल करना था, जो गहरे पारे जैसा था। नाइट ड्यू अशुद्धियों को साफ करता, पिघले हुए लोहे को शुद्ध लिक्विड फॉर्म में बदलता और इसके गलनांक को रूम टेम्परेचर पर ले आता। फिर उसे गोल्डन ग्रास और विंटेज लीफ के मिश्रण का उपयोग करना था। जिस पल उसने दोनों को मिलाया, एक विशाल प्रतिक्रिया हुई। बीकर से गहरा काला धुआं उठा, जैसे कोई बादल बन रहा हो। इस काले धुएं में कोई गंध नहीं थी। हालांकि जेकब ने इसे छूने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ये काला धुआं एसिडिक था, और उसने धुएं को इकट्ठा करने के लिए एक विशेष वैक्यूम तैयार किया था ताकि वो इसे रात में हवा में छोड़ सके, वरना ये ध्यान खींच सकता था।
धुआं रुकने के बाद केवल थोड़ी मात्रा में काला लिक्विड बचा था, जो टाइटन टीएस था। जेकब का शरीर पहले ही 65% कन्वर्जन रेट पर था और वो इसे 100% बनाने की योजना बना रहा था, ताकि वो 50% की पूरी ताकत हासिल कर सके और उसका उपयोग कर सके। इसके अलावा उसने अभी तक अपना फ्लूइड एक्सेलरेशन एक्टिवेट नहीं किया था। एक हिस्सा डर की वजह से था और एक हिस्सा ये था कि उसे कोई मौका नहीं मिला या उसे नहीं पता था कि अपनी हार्ट रेट को 10 Hbps तक कैसे तेज किया जाए। अगर उसने ज़बरदस्ती कोशिश की और फ्लूइड एक्सेलरेशन को कंट्रोल करने के लिए उसके पास ताकत नहीं बची तो ये काफ़ी रिस्की था। उसे अपना वाटर मेडिटेशन जारी रखने का मौका भी नहीं मिला था, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसका शरीर अब और नहीं फैल रहा था। फिर भी वो टाइटन टीयर्स का मामला खत्म होने के बाद इसे जारी रखने की योजना बना रहा था। जेकब ने पूरा दिन टाइटन टीयर्स बनाने में बिताया और उस ढेर से 100 किलो इस्तेमाल किया। अपने बनाए हुए सारे टाइटन टीयर्स का सेवन करने के बाद उसकी भूख पूरी तरह खत्म हो गई। वो अकल्पनीय ताकत से लबरेज था। उसने अंदाजा लगाया कि वो 40% के मुकाबले 3 गुना ज्यादा मजबूत था और उसकी रफ्तार भी कम से कम 50 kmph बढ़ गई थी। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। जेकब के होठ मुड़ गए और उसकी आंखों में उम्मीद दिखाई दी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि वो सनसेट ड्यूक था। सनसेट ड्यूक ने सम्मानपूर्वक कुछ कागज जेकब को सौंपते हुए कहा, माय लॉर्ड, ये काफिलों के रास्ते हैं। उनमें से सबसे बड़ा 2 टन से ज्यादा टाइटन आयरन ले जा रहा है, जबकि सबसे छोटा 100 किलो रख रहा है। जेकब ने रिपोर्ट्स को देखा तक नहीं और ठंडे स्वर में पूछा, वो 2 टन वाला काफिला इस वक्त कहाँ है? निषिद्ध वन, फॉरबिडन फॉरेस्ट अर्थन किंगडम का शाही महल के बाद सबसे सुरक्षित इलाका था। ये जंगल न सिर्फ जहरीले जानवरों और खूंखार शिकारियों से भरा था, बल्कि इसके बीच के इलाके में एक शक्तिशाली सेना की टुकड़ी भी गश्त लगाती थी, जो जंगल के किसी भी जानवर से कहीं ज्यादा क्रूर थी। वजह यह थी कि यहाँ एक बेहद कीमती टाइटन आयरन भंडार था, जो सैकड़ों साल पहले खोजा गया था, जब अर्थन किंगडम की नींव रखी गई थी। ये अर्थन किंगडम की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा थी। हालांकि अत्यधिक खनन की वजह से ये भंडार लगभग खत्म हो चुका था, फिर भी हॉप ट्रोल्स ने जगह खाली नहीं की थी। वे इस खदान से अयस्क का एक एक टुकड़ा निकालने के लिए प्रतिबद्ध थे। वहाँ एक छोटी पत्थर की इमारत थी जहाँ इस खदान का सुपरिटेंडेंट रहता था। इस वक्त सुपरिटेंडेंट एक नकाबपोश आदमी के सामने सम्मानपूर्वक खड़ा था। उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, माय लॉर्ड, पिछली रात दो टन टाइटन आयरन चोरी हो गया। नकाबपोश आकृति से निकलती खौफनाक आभा को महसूस करके उसके पैर कांपने लगे। बेकार गुलाम, एक गहरी बर्फीली आवाज गुस्से में गूंजी और अगले ही पल उस हॉप ट्रोल का सिर टुकड़ों में फट गया। लगता है हमने इस मछली को कम आंका, ये तो बहुत चालाक निकली। एक सुरीली आवाज उत्साह के साथ गूंजी और एक और नकाबपोश महिला कमरे में दाखिल हुई। नकाबपोश आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, उसे पहले ही 2 टन टाइटन आयरन मिल चुका है और हमें टाइटन टीयर्स फॉर्मूले की बाकी सामग्रियों के बारे में नहीं पता, तो हमें इंतजार करना पड़ सकता है जब तक उसका चुराया हुआ टाइटन आयरन खत्म ना हो जाए और वो इस जगह आए। हैं, तुम्हें लगता है वो और लेने आएगा? महिला ने अचानक मजाक में पूछा। क्या मतलब? आदमी ने सवाल किया। महिला कमरे में कैटवॉक करते हुए आई और बोली, वो और लेने वापस नहीं आ रहा। ओह, तुम इतना यकीन कैसे कर सकती हो? वो अनिश्चित था। तुम बस एक मसल ब्रेन हो। महिला ने अफसोस जताया। मुझे बताओ, इन 2 डकैतियों में क्या कॉमन था? टाइटन आयरन? आदमी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। नहीं। क्या तुमने रिपोर्ट नहीं पढ़ी कि पहले गोदाम की डकैती में टाइटन आयरन ले जाने के लिए किसी गाड़ी या वाहन का कोई निशान नहीं था और इस बार पूरा काफिला नष्ट कर दिया गया और सिर्फ कंटेनर ले जाया गया? इसका मतलब है कि जिसने भी टाइटन आयरन चुराया उसने उसे ले जाने के लिए किसी साधन का इस्तेमाल नहीं किया। मैं 250 किलो तो समझ सकती हूँ, जिसे मैं भी एक उंगली से उठा सकती हूँ, लेकिन 2 टन, उसे उठाने में मुझे कम से कम 1 हाथ लगेगा, जबकि तुम्हें इस वजन के साथ सफ़र करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। अंत में महिला की आवाज़ गंभीर हो गई। तो तुम कह रही हो कि वो व्यक्ति मेरे जितना ही ताकतवर हो सकता है? आदमी ने अविश्वास से पूछा। शायद, लेकिन वो दूर नहीं है। तो मुझे बताओ, एक टियर 3 कॉमन मटेरियल से बनी चीज़ तुम्हारी ताकत पर कितना असर डाल सकती है? महिला ने दूसरा सवाल किया। आदमी चौंका और फिर बोला, मुझ पर तो बिल्कुल असर नहीं होगा, लेकिन अगर मैं बहुत बड़ी मात्रा में लूँ तो शायद थोड़ा फर्क पड़े, लेकिन सिर्फ एक बार। अब मैं समझा। उस हरामी को 2 टन से ज़्यादा टाइटन आयरन इस्तेमाल करने के बाद अब इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी। क्या इसका मतलब ये है कि हमने उसे फिर से भागने दिया? उसकी आवाज़ में गुस्सा और बेबसी थी। ही, देखो, इसीलिए मैंने तुम्हें मसल ब्रेन कहा था।
महिला अचानक मजाकिया लहजे में हंसी। उसके नकाब के बीच एक गहरा लाल रंग चमका और उसकी दो लाल आंखें खून की प्यास से चमक उठीं। अब हमें बस उन लोगों के पास जाना है जो काफिले के रास्तों के बारे में जानते थे और पिछले कुछ दिनों में उनकी खरीदारी चेक करनी है। हम अपनी छोटी सी मुसीबत खड़ी करने वाली मछली को पकड़ सकते हैं। मैं इस चालाक मछली को खाने के लिए बेताब हूं। ये सुनकर आदमी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उसके दिमाग में एक डरावना ख्याल आया। क्या ये सब इस पागल कुतिया का बिछाया हुआ जाल था? जेकब को टाइटन आयरन का पूरा कंटेनर चुराए हुए 1 हफ्ता हो चुका था और वो अंडरग्राउंड फैसिलिटी में बंद होकर टाइटन टीयर्स बना रहा था। वो लगभग पूरा कर चुका था। सिर्फ 500 किलो से थोड़ा ज्यादा टाइटन आयरन बचा था। अगर बाकी 2 सामग्रियों की कमी ना होती तो वो काम खत्म किए बिना ब्रेक नहीं लेता। जेकब ताज़ी हवा लेने के लिए अंडरग्राउंड वेयरहाउस से बाहर निकला। मैंने कामयाबी से 1500 से ज़्यादा टाइटन टीयर्स की बूंदें बना ली हैं और बचे हुए टाइटन आयरन के साथ कुल मिलाकर 1700 से 1800 बूंदें हो जाएंगी। खैर, ये मेरे लिए 2 और सीमाएं पार करने के लिए काफ़ी हैं और तब तक मैं हायर लेवल एलिक्सिर के लिए मटेरियल हासिल कर लूँगा। मैं आखिरकार इस जगह को छोड़ सकता हूँ। जेकब ने उम्मीद के साथ बादलों वाले आसमान को देखा। जेकब ने टनी का हार्ट एसेंस भी अब्जॉर्ब कर लिया था, जो एक टियर 7 पाइन ओक था, और इससे उसकी हार्ट प्रोग्रेस सिर्फ 51.01% से 52.06% तक बढ़ी, जिससे जेकब थोड़ा उदास हो गया क्योंकि उसे रेयर प्रजाति से इतना मिलने की आदत थी, लेकिन अब रेयर प्रजातियां सिर्फ 1.5% हार्ट प्रोग्रेस जोड़ रही थीं। इसका मतलब ये था कि जब तक वो 60% तक पहुंचेगा, ये संख्या 0.06 से 1.00 के बीच गिर जाएगी। जेकब को अब अच्छी तरह समझ आ गया था कि जैसे जैसे वो मजबूत होता जाएगा, परसेंटेज कैसे जुड़ेंगे। लगता है मुझे रेयर रीजन को छोड़ना पड़ेगा, जेकब ने गहराई से सोचा। तभी उसने तेज कदमों की आहट सुनी और देखा कि सनसेट ड्यूक का बेटा पीले चेहरे के साथ उसकी तरफ दौड़ रहा है। क्या हुआ? जेकब ने ठंडे स्वर में पूछा। युवा ट्रोल ने हाँफते हुए जवाब दिया, युद्ध। जेकब की आंखें सिकुड़ गईं। कैसा युद्ध? हमारे साम्राज्य और ह्यूमन किंगडम के बीच एक पूर्ण युद्ध अभी ऐलान हुआ है और सबको आक्रमण के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। सांस लेते हुए युवा ट्रोल ने जवाब दिया। पूर्ण युद्ध? आक्रमण? क्या उन्होंने तुम्हें प्रवासित किया? जेकब ने जिज्ञासा से पूछा। उसने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन पिता को राजधानी जाना पड़ा है। राजा ने आक्रमण योजना पर चर्चा करने के लिए हर नोबल को बुलाया है। मैं आपको रिपोर्ट करने और आपके ऑर्डर किए गए मटेरियल डिलीवर करने आया था। वो आ गए हैं। हालांकि सप्लायर ने कहा कि ये इन सामग्रियों का आखिरी बैच होगा और हमें नए बैच के लिए कुछ महीने इंतजार करना पड़ेगा और इस अचानक युद्ध की वजह से और भी वक्त लग सकता है। युवा ट्रोल युद्ध के बारे में बात करते हुए काफ़ी उत्साहित लग रहा था। सिर्फ वही नहीं, पूरा अर्थन किंगडम इस अचानक युद्ध की घोषणा से उथल पुथल में था। हॉब ट्रोल प्रजाति जन्मजात युद्धप्रिय और बर्बर थी। वे इस फैसले का समर्थन कर रहे थे और अपने राजा की तारीफों के पुल बांध रहे थे। लेकिन ह्यूमन किंगडम इस अचानक घोषणा से पूरी तरह चकरा गया था। उन्होंने कभी दोनों साम्राज्यों को नहीं उकसाया था और शांति प्रस्ताव के रूप में टैक्स और नजराने भी देते थे। ह्यूमन किंगडम के राजा ने यह जानने के लिए एक राजनयिक दूत भेजा कि ट्रोल्स अचानक दुश्मन क्यों बन गए और इस पागलपन को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। लेकिन उसी शाम दूत का कटा हुआ सिर वापस भेज दिया गया। ये एक मूक संदेश था, लड़ो या मरो। कई ह्यूमन शहर युद्ध की स्थिति में आ गए और कुछ रईस और कमजोर इंसान बिना किसी हिचकिचाहट के कॉमन रीजन की तरफ भाग गए। अर्थिन किंगडम तीनों साम्राज्यों में सबसे मजबूत था और इस हारी हुई लड़ाई को लड़ना मौत के समान था, इसलिए भागना बेहतर विकल्प लगा। लेकिन ट्रोल्स पूरी तरह पागल हो चुके थे क्योंकि उन्होंने अपनी सेना का 2/10 हिस्सा कॉमन रीजन में भी बेच दिया था ताकि हर आखिरी इंसान का शिकार किया जा सके। ऐसा लग रहा था कि वे अब किसी इंसान को जिंदा नहीं रहने देना चाहते थे। जेकब हैरान था जब उसने सुना कि ट्रोल्स इंसानों के खिलाफ किस हद तक जा रहे हैं। इस युद्ध के साथ कुछ तो गड़बड़ है, माथे पर बल डालते हुए जेकब ने सोचा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। बहरहाल वो इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था और वो कोई हीरो भी नहीं था। इस बॉडी का पिछला मालिक डेकर को गुलाम की तरह बेचा गया था, इसलिए जेकब के मन में इंसानों के लिए भी कोई सद्भावना नहीं थी। वैसे भी इस दुनिया में सिर्फ इंसान ही इकलौती बुद्धिमान प्रजाति नहीं है। जेकब ने सिर हिलाया। उसने युवा ट्रोल को सारा मटेरियल वेयरहाउस में शिफ्ट करने का आदेश दिया। वो बचे हुए टाइटन आयरन को रिफाइन करने और फिर हमेशा के लिए ये जगह छोड़ने की योजना बना रहा था। इसी तरह 2 दिन और बीत गए। जैसा कि उम्मीद थी, युद्ध के मैदान में ट्रोल्स इंसानों का कत्लेआम कर रहे थे। सिर्फ वो मर्सिनरीज और नाइट्स ही थोड़ा मुकाबला कर रहे थे, लेकिन ट्रोल्स उनके साथ खेल रहे थे क्योंकि उनके किसी भी बी रैंक एक्सपर्ट ने अभी तक लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था। जेकब इस सब से पूरी तरह बेखबर था। ठीक इसी पल 2 नकाबपोश आकृतियां सनसेट ड्यूक के मैंशन में ऐसे दाखिल हुई जैसे वे टहलने निकले हो। ही देखा, हमने अपनी मछली पकड़ ली।
महिला ने काली हंसी हंसी। जेकब टाइटन टीयर्स की आखिरी बैच को रिफाइन कर रहा था। इसके साथ उसके पास कुल 1754 टाइटन टीयर्स की बूंदें हो जाएंगी। धुआं छटने के बाद जेकब ने एक बड़ा कांच का जार निकाला जो लगभग काले लिक्विड से भरा था। उसने उन कुछ बूंदों को जार में डाला और उसे वापस अपने पेंडेंट में रख लिया। फिर उसने टाइटन आयन के बचे हुए ढेर को देखा और अफसोस से सिर हिलाया। ये सब बेकार जाएगा। खैर, मैं उन ट्रोल्स को ये दे दूंगा अगर वे पैरासाइट जेम निकालने के बाद जिंदा बचे तो, उसने सोचा। तभी उसकी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने कदमों की हल्की आहट और शांत धड़कनें सुनी। उसकी सुनने की शक्ति अब इतनी तेज थी कि वो 100 मीटर के दायरे में किसी भी आवाज़ को सुन सकता था। वो बता सकता था कि ये धड़कनें ना तो उसके गुलामों की हैं और ना ही सनसेट फैमिली के किसी मेंबर की, लेकिन ये धड़कनें बेहद शांत, काम थीं और उसकी लोकेशन की तरफ बढ़ रही थीं। क्या मैं पकड़ा गया? जेकब की आंखें और भी तीखी हो गईं। अगर किसी के पास दिमाग है तो ये पता लगाना मुश्किल नहीं था। उन्हें बस उन लोगों की जांच करनी थी जो काफिले के रास्तों के बारे में जानते थे और फिर एक एक करके संदिग्धों को बाहर निकालना था। मुझे नहीं पता कि गुलाम नंबर 1 सनसेट ड्यूक अभी भी जिंदा है या नहीं, क्योंकि पैरासाइट जेम कंट्रोलर्स तब भी काम करते हैं जब गुलाम मर जाए या जेम टूट जाए। अगर ऐसा है तो मुझे उस रेयर ग्रेड पैरासाइट जेम का भारी नुकसान होगा। जेकब ने भौएं सिकोड़ी और सीढ़ियों की तरफ ठंडी नजरों से देखा। वो देखना चाहता था कि क्या ये महज संयोग है या ये दो अजनबी सचमुच उसके लिए आए हैं। उसे अनकॉमन रीजन या रेयरर रीजन में भी किसी का डर नहीं था, इसलिए उसे ये देखने में कोई आपत्ति नहीं थी कि चीज़ें कैसे सामने आती हैं। वैसे भी वो जाने ही वाला था, तो ट्रोल्स के लिए थोड़ी मुसीबत खड़ी करने में क्या हर्ज था। तभी कदमों की आवाज़ अंडरग्राउंड वेयरहाउस के दरवाजे तक पहुंच गई। बूम! दरवाज़ा टुकड़ों में उड़ गया। जेकब के हाथ थोड़े मुड़े तो उन्हें पता था क्या सिरदर्द है। कदमों की आवाज़ आई जैसे घुसपैठिए धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रहे हों, जैसे उन्हें इस बात की रत्ती भर भी चिंता ना हो कि इस जगह कौन छिपा है। जेकब भी वैसा ही था। वो अपनी जगह पर स्थिर रहा और सीढ़ियों को घूरता रहा। वेयरहाउस लैंप से रोशन था, इसलिए एक दूसरे को देखना मुश्किल नहीं था। 2 नकाबपोश लोग जेकब की नज़र में आए और उनके लिए भी जेकब। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को देखा। जेकब ने अचानक माथे पर बल डाला और उसके शांत चेहरे के भाव बिखर गए जब उसे उन नकाबपोशों में से एक अजीब सनसनी महसूस हुई जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। मुझे डर महसूस हो रहा है। जेकब हक्का बक्का रह गया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। वो किसी और से बेहतर जानता था कि अगर कोई उसे इस वक्त डर महसूस करा सकता है तो वो कम से कम एक एपिक या उससे भी ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। और तो और उसके साथ एक साथी भी था। वो अपनी बुरी किस्मत को कोसने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। आखिर ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? जेकब को अब उन्हें मारने का भरोसा नहीं रहा था। उसके भागने का रास्ता भी उन दोनों ने रोक रखा था। कर्स्ड इमॉर्टैलिटी। जेकब ने जल्दी से किताब को समन किया। वो जानना चाहता था कि उनका टियर क्या है और क्या वो इस मुसीबत से ब्लफ करके निकल सकता है। जबकि जेकब छिपे हुए खतरे को महसूस कर रहा था, वो बिना कुछ दिखाए स्थिर रहा और दूसरी पार्टी भी वैसी ही थी। इस जैसा कोई इस जगह क्या कर रहा है? क्या संगठन का प्लान 3 महाशक्तियों के किसी बड़े अधिकारी को लीक हो गया है? हो सकता है कि इस शख्स ने जानबूझकर रोग स्कल को मारा ताकि वो हमें यह बुला सके और फिर एक ही झटके में हम सबको खत्म कर दे। या ये बस एक भयानक संयोग है? नहीं, उस महिला का दिमाग भी बिजली की तरह चल रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस मछली को वो खाना चाहती थी वो शार्क की पूंछ का सिरा निकलेगी। अगर उसे पता होता तो वो कम से कम अपना हथियार और फाइटिंग गियर साथ लाती। लेकिन वो निहत्थी आई थी क्योंकि उसे नहीं लगा कि ऐसी जगह पर कोई उसकी जान को खतरा पैदा कर सकता है। जबकि उसने जेकब से खतरा महसूस कर लिया था, उसके साथी के पास उतनी ताकत नहीं थी और ना ही उसने वो खतरे की प्रवृत्ति विकसित की थी। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तो तुम ही हो जिसने रोग स्कल को मारा और संगठन की चीज चुराई। तुम नीच गुलाम, तुम में सचमुच बहुत हिम्मत है। यह सुनकर महिला कांप गई। ये मसल ब्रेन हम दोनों की मौत का कारण बनेगा। अगर मुझे पता होता तो मैं इसे बहुत पहले खा चुकी होती। दूसरी तरफ जेकब की सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। दूसरे वाले की धड़कन इतनी तेज क्यों हो गई है जबकि ये बंदा हमेशा की तरह शांत है? क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे वाले को भी वैसा ही सनसनी महसूस हो रही है और अब वो मुझसे सावधान है जबकि ये नहीं? वो जल्दी इस निष्कर्ष पर पहुंचा क्योंकि वो खुद भी दुश्मन की ताकत से हैरान था। तो शायद दुश्मन के साथ भी ऐसा ही हो रहा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे पीछे हट जाएंगे। वे अभी भी 2 थे और वो अकेला। 1 मिनट रुको, अगर वे भी मेरी तरह सोच रहे हैं तो वे भी मेरी तरह बिना तैयारी के हैं। जेकब की आंखों में एक विचारशील चमक आई। इमोटिका ने आखिरकार उस जानकारी के बारे में जवाब दिया जो उसने मांगी थी। हा 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 हा, ये सचमुच एक वरदान है। किसने सोचा होगा कि तुम इतनी जल्दी एक रेयर स्पीशीज का सामना करोगे? हा 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 हा, तुम क्या बकवास कर रही हो? वो बंदा किसी रेयर स्पीशीज के आसपास भी नहीं है। अब मुझे जो जानकारी चाहिए वो दो, बिना बकवास के।
कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की? चुप रहो। इससे पहले कि दूसरा आदमी अपना वाक्य पूरा कर पाता, महिला उस पर गुस्से में चिल्लाई, जिससे वो बुरी तरह चौंक गया। वो उससे एक बेहद बर्फीला एहसास महसूस कर सकता था और वो सिहर गया। उसने एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। मैं सही था। जेकब ने तुरंत उनके शब्दों के बीच की अजीब बात पकड़ ली और ये उसके पिछले अंदाजे को और पुख्ता करने के लिए काफ़ी था। जबकि इमोटिका ने भी लिखना पूरा किया। तुम बेवकूफ़, मैंने कहा रेयर स्पीशीज़, टियर नहीं, जिसका शाब्दिक अर्थ लिटरली वही है। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि कॉमन, अनकॉमन, रेयर, रेयरर वाली बकवास बस इन लोकल लोगों ने खुद बनाई है ताकि वे खुद को बेहतर महसूस कर सकें और अपनी कमतरी दूसरों से छिपा सकें। मैं तुम्हें बताती हूँ, टीयर 1 से टीयर 12 रैंक्स को असल में कॉमन टीयर रैंक्स कहा जाता था। मैं तुम्हें तब नहीं बता सकती थी क्योंकि तुमने किसी हायर टीयर बीइंग से संपर्क नहीं किया था। लेकिन अब जब तुमने कर लिया है, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि कॉमन टीयर रैंक्स इवोल्यूशन चेन के सबसे निचले स्तर के कीड़े हैं और चींटियों की तरह अप्रासंगिक हैं। 12 कॉमन टीयर के ऊपर 9 रेयर टीयर्स हैं और कोई भी रेयर टीयर 1 प्राणी 1000 कॉमन टीयर 12 को चींटियों की तरह कुचल सकता है। तुम्हारे सामने मौजूद दो प्राणियों में से एक कॉमन टीयर 12 लायन हेड ऑर्क है, जबकि दूसरी एक रेयर टीयर 1 डार्क एल्फ है। तुम भी रेयर टीयर 1 पर हो। ओह, और एक डार्क एल्फ शुरुआती स्तर की तत्व शक्ति का उपयोग कर सकता है, जिसका तुम्हारी भाषा में मतलब है जादू। हा 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 हा। जब जेकब ने बिजली की रफ्तार से सारी जानकारी पढ़ी, तो उसने अपना संतुलन लगभग खो दिया जब उसने जादू शब्द देखा, जिसकी उम्मीद उसे इस जगह पर सबसे कम थी। जादू उसके लिए अभी भी किस्सा कहानी था और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि जादू कितना जानलेवा है या ये कैसे काम करता है। वो इसके बारे में पूरी तरह अनजान था। हालांकि उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ जब इमोटिका ने बताया कि वो भी रेयर टीयर 1 के स्तर पर है, जिसका मतलब था कि वो लड़ सकता है। लेकिन जादू शब्द ने उसके दिल को थोड़ा डगमगा दिया और उसने दूसरी पार्टी को मारने का विचार पूरी तरह से त्याग दिया। तुम आखिरी हिस्सा अपने पास रख सकती थी, है ना? लेकिन तुमने जानबूझकर मुझे बताया ताकि हालात और खराब हो जाएं। जेकब ने ठंडे स्वर में सोचा। वो अच्छी तरह जानता था कि इस किताब की मानसिकता कितनी दुष्ट है और वो बस जेकब को दुनिया को जलते हुए देखना चाहती थी, जबकि खुद किनारे से मजा ले रही थी। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कॉमन प्लेन्स में क्यों हैं? महिला अचानक विनम्रता से बोली, बिना किसी भावना के। जेकब ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला था और बस उन्हें बिना किसी भाव के घूर रहा था। कॉमन प्लेन्स? जेकब की आंखों में अनिश्चितता की चमक थी। लेकिन अब जबकि वो जानता था कि दूसरी पार्टी किस तरह का वजूद है, वो अज्ञानी नहीं दिखना चाहता था, वरना वो रहस्य का तत्व खो देता। उसने ठंडे स्वर में कहा, ओह, तुम जानना चाहती हो? तो फिर क्यों ना तुम मुझे बताओ कि एक लायन हेड ऑर्क और एक डार्क एल्फ इस जगह पर क्या कर रहे हैं? इसे कैसे पता चला? दोनों ने एक ही समय पर सोचा। क्योंकि उन्होंने नकाब पहन रखा था जो उनके लिबादों के नीचे उनकी रासीय विशेषताओं को आसानी से छिपा सकता था, कोई उनकी सटीक रेस नहीं जान सकता था। लेकिन ये रहस्यमयी आदमी जानता था। लायन हेड ऑर्क स्कल A10000 तुरंत हाई अलर्ट पर हो गया और उसे समझ आ गया कि उसकी साथी ने उसे चुप क्यों कराया था। ये भयानक है। अगर ये बंदा उस पागल कुतिया स्कल A9999 जितना ताकतवर है, तो हम नुकसान में रहेंगे क्योंकि हम अपने बैटल गियर्स और हथियार नहीं लाए। फक माई लक, उसने मन ही मन कोसा। क्या मुझे भाग जाना चाहिए? मैं बस उसके रास्ते में आऊंगा। लेकिन अगर उसने इसे गलत समझा तो वो मुझे मार सकती है और संगठन भी उसे जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। दूसरी तरफ डार्क एल्फ स्कल A9999 घबराए हुए ऑर्क से कहीं ज्यादा शांत थी। हालांकि वो भी इस रहस्यमयी आदमी से आशंकित थी, लेकिन जब तक उसकी जान को खतरा ना हो, वो भाग नहीं सकती थी। इसके अलावा नरभक्षी योजना शुरू होने के बाद वो पीछे नहीं हट सकती थी। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने इस वेरिएबल की पूरी जांच किए बिना युद्ध इतनी जल्दी क्यों शुरू किया। इस बार गलती उसकी थी और उसे इसके लिए संगठन से भारी बैकलैश झेलना पड़ सकता था। अगर वो कोशिश किए बिना भाग गई तो उससे निपटा जाएगा, चाहे उसके पास कितनी ही अच्छी वजह क्यों ना हो। बिना अपना परिचय दिए बात करना बदतमीजी होगी। उसने आखिरकार कहा, मैं स्कल नंबर A9999 हूँ और ये मेरा गवार साथी स्कल नंबर A10000 है। मैं उसकी असभ्य भाषा और इस तरह घुसने के लिए माफ़ी मांगती हूँ। अगर आपको बुरा न लगे तो हम इसका हर्जाना देंगे। फिर से यही लोग? जेकोब ने परिचय सुनकर मन ही मन जीप पर क्लिक किया। लेकिन वो किलर स्कल सोसाइटी की ताकत और उनके सदस्यों से उतना ही हैरान था जितना परेशान। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि उस बंदे ने क्यों कहा था कि इस संगठन में ताकत मायने नहीं रखती और नंबर जितना कम होगा वे उतने ही मजबूत होंगे। इसके नीचे 998 और हैं और ये पहले ही मेरे लेवल पर है। लगता है मैं किलर स्कल सोसाइटी से खुलेआम पंगा नहीं ले सकता।
उसका चेहरा उतर गया, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। वो महसूस कर सकता था कि उनकी धड़कनें तेज हो गई हैं, खासकर उस ऑर्क की। इससे ये भी साबित हो गया कि वे उसकी ताकत के बारे में नहीं जानते थे और बिना तैयारी के आए थे, और वे टकराव से बचना चाहते थे जो उसके विचारों से मेल खाता था। लेकिन रहस्य के मामले में उसका पलड़ा भारी था, इसलिए वो बहुत जाहिर नहीं दिखना चाहता था। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जोकर सोसाइटी को तो ये पता है कि जब पासा उनके पक्ष में हो तो घमंड कैसे दिखाना है, और ये भी पता है कि लोहे की दीवार से टक्कर हो तो पीछे कैसे हटना है। स्कल A10000 ने अपनी मुट्ठी भींच ली जब उसने जैकोब के लहजे में मजाक सुना और देखा कि वो उनके संगठन को बिना किसी डर के जोकर सोसाइटी कह रहा है। डार्क एल्फ भी इस टिप्पणी से नाखुश थी, लेकिन वो जानती थी कि गलती उनकी है, और जैकोब के आत्मविश्वास भरे लहजे से लग रहा था कि वो उनसे डर नहीं रहा। वो बिना हथियार के लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने पलटकर कोसने की इच्छा को दबा लिया। हमें इस जगह पर सर की मौजूदगी का पता नहीं था, वरना हम तोहफे लेकर आते। ये बस एक भयानक गलतफहमी थी, लेकिन मुझे लगता है कि सर अपने शब्दों के साथ थोड़ा ज्यादा सख्त हो गए। आपने हमारे एजेंट से कुछ लिया है, लेकिन हम कोई झगड़ा नहीं चाहते, इसलिए हम उसे सही कीमत पर वापस खरीदना चाहेंगे। आपका क्या ख्याल है? उम्मीद है आप किलर स्कल सोसाइटी की सद्भावना पर विचार करेंगे। स्कल A9999 ने शांति से ऑफर किया। चूंकि जैकोब ने हमला नहीं किया था, इससे उसे भी तसल्ली मिली। अब उसे बस मोल भाव करना था। एक बार उसे टाइटन टीयर्स मिल जाएं, तो वो सोसाइटी को जैकोब की मौजूदगी के बारे में बता देगी और उन्हें फैसला करने देगी। वो बस ये काम पूरा करके यहाँ से निकलना चाहती थी। जैकोब ने आंखें सिकोड़ी। क्या वो म्यूटेंट की बात कर रहे हैं? नहीं, वो चीज़ कल A9999 जैसी किसी को यहाँ भेजने के लायक नहीं है। उसकी आंखें अचानक आश्चर्य से चमक उठीं जब उसने टाइटन आयरन को देखा। क्या ऐसा हो सकता है? मैं इधर उधर से बहुत सी चीज़ें उठाता हूँ, तो साफ साफ बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जैकोब ने ठंडे स्वर में कहा। स्कल A9999 ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया। आप शायद हमारी सोसाइटी के एक रोग स्कल से संपर्क में आए हैं। वो एक गद्दार था और एक कीमती पोषण फार्मूला लेकर भाग गया था। लगता है उसने आपको नाराज़ किया था, और हमें खुशी है कि आपने उसे खत्म कर दिया। लेकिन वो फार्मूला सोसाइटी का है और हम उसे आपसे वापस खरीदना चाहेंगे। उसे टाइटन टीयर्स कहते हैं और सोसाइटी जानती है कि वो आपके पास है। उसने जानबूझकर सोसाइटी के नाम पर जोर दिया ताकि जैकोब डर जाए, जबकि सोसाइटी को असल में कुछ नहीं पता था। तो उस बेवकूफ़ जेरी के पीछे जो गुप्त संगठन पड़ा था, वो जोकर सोसाइटी थी। मुझे सोचना चाहिए था। जैकोब ने कड़वाहट से मुस्कुराया। मेरे पास टाइटन टीयर्स की 2 कॉपियां हैं। एक ट्रांसलेटेड है जिसमें सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, जबकि असली वाली अभी पूरी तरह ट्रांसलेटेड नहीं है। यहाँ तक कि टनी भी फिलोसोफर की भाषा जानने के बाद भी 6 पन्नों से ज़्यादा नहीं समझ पाया था। उसने कहा था कि अलग अलग रैंक्स के लिए फिलोसोफर की भाषा के अलग अलग लेवल्स हैं। फिलोसोफर की भाषा के 6 लेवल्स होने चाहिए, और टनी ने सिर्फ पहला लेवल मास्टर किया था। लेवल 2 की जानकारी पाने के लिए उसे मास्टर पोशन एल्केमिस्ट होना ज़रूरी था। जैकोब ने सोचा, इन 6 महीनों में उसने फिलोसोफर की भाषा सीख ली थी, लेकिन उसे पता चला कि वो अधूरी है, और टनी ने उसे सच बताया था। इसके अलावा टाइटन टीयर्स का फॉर्मूला काफ़ी जटिल था, इसलिए टनी सिर्फ पहले 6 पन्नों को सही से समझ पाया था, जिनमें अनकॉमन और रेयर टाइटन टीयर्स का फॉर्मूला था। लेकिन जब जैकोब ने इसे पढ़ने की कोशिश की, तो उसने पाया कि पहला पन्ना अनजान शब्दों से भरा है और उनमें से कुछ ही जाने पहचाने हैं, जिससे उसने अनुमान लगाया कि परिचय वाला हिस्सा साफ ट्रांसलेटेड नहीं है और टनी ने गलतियाँ की हो सकती हैं। बहरहाल सिर्फ 2 फॉर्मूले ही टनी और जेरी के लिए कॉमन रैंक के पीक तक पहुँचने के लिए काफ़ी थे, इसलिए उन्हें परवाह नहीं थी। जबकि जैकोब अलग था। वो किताब को पूरी तरह समझने की योजना बना रहा था। टाइटन टीयर्स उसके लिए बहुत उपयोगी थे और वो कोई विकल्प नहीं ढूंढना चाहता था। उसे डर था कि शायद उसे टाइटन टीयर्स जैसा अच्छा विकल्प मिले भी ना, इसलिए जब वक्त आएगा वो फिलोसोफर की भाषा पर रिसर्च करने वाला था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि किलर स्कल सोसाइटी भी इस फॉर्मूले के बारे में जानती है और इसके पीछे पड़ी है, यहाँ तक कि उन्होंने उसे ट्रैक भी कर लिया। तो टनी ने मुझे बताया था कि जेरी को ये किताब एक खंडहर में मिली थी और उसने इतने सालों तक किसी को इसे देखने नहीं दिया। तो शायद वे सिर्फ नाम जानते हैं, लेकिन किताब के कंटेंट्स नहीं। जैकोब ने तेज़ी से सोचा। उसने इसे परखने का फैसला किया और कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे इसे वापस देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 पोषण फॉर्मूले हैं जो कुछ समय बाद मेरे लिए बेकार हो जाएंगे। तुम्हारी सोसाइटी को मेरे इसे इस्तेमाल करने से कोई एतराज़ तो नहीं है? स्कल A9999 ने राहत की एक खामोश सांस ली। अगर जैकोब नहीं मानता तो शायद उसे सचमुच उसकी ताकत परखनी पड़ती, लेकिन अब जब उसने ऐसा कहा, इसका मतलब है कि वो इसे वापस देने को तैयार है, इस शर्त पर कि वो इसे तब तक इस्तेमाल करता रहेगा जब तक उसे बेकार ना लगे।
इसका ये भी मतलब है कि वो सोसाइटी से डरा हुआ है। पूरी तरह निश्चिंत होकर वो हंसी और बोली, हम इतने भी जिद्दी नहीं हैं। चूंकि आपने एक गद्दार को खत्म करके हम पर एहसान किया है, हम कोई नियम नहीं थोपेंगे। लेकिन कृपया इस फॉर्मूले को 20 साल तक अपने पास ही रखें और उसके बाद आप चाहें तो इसे सार्वजनिक कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, है ना? जैकोब ने तिरछी मुस्कान दी और सिर हिलाया। बेशक, जब तुम लोग सहयोग कर रहे हो तो मैं तुम्हारी सद्भावना को ठुकरा नहीं सकता, है ना? मन ही मन जैकोब हंसा। है, मुझे तो बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अब जब उसका मन पूरी तरह शांत था, उसने कहा, कीमत की बात करते हैं। तुम्हारा ऑफर क्या है? जैकोब जानता था कि किलर स्कल सोसाइटी की जड़ें बहुत गहरी हैं और पैसा उनके लिए बस एक नंबर हो सकता है। इसलिए वो कुछ ऐसा चाहता था जो सिर्फ उनकी स्थिति वाला दे सके, लेकिन उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि क्या मांगना चाहिए। अपने उथले ज्ञान के बारे में सोचकर उसे खींच आई। इसीलिए उसने पहले उन्हें फैसला करने दिया, ये देखने के लिए कि वे क्या ऑफर करने को तैयार है। स्कल A9999 को जैकोब की अज्ञानता का कोई अंदाज़ा नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि ये जैकोब का उनकी सद्भावना परखने का तरीका है। उसने थोड़ा सोचा और बोली, पहले क्या आप बता सकते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे थे और आपका नाम क्या है? उसने ये इसलिए पूछा क्योंकि नरभक्षी योजना की वजह से अगर जैकोब उनसे पंगा लेने नहीं आया था और सिर्फ टाइटन आयरन के लिए था, तो दुश्मन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर वो उनकी जांच कर रहा था, तो इसका मतलब था कि 3 महाशक्तियों को उनके प्लान के बारे में पता है, जिससे उनका पूरा प्लान बदल जाएगा। जैकोब ने आंखें सिकोड़ी और अचानक पूछा, युद्ध तुम लोगों ने शुरू करवाया है ना? स्कल A9999 ने एक पल सोचा और सिर हिलाया। हाँ, क्या आप इसे रोकने का इरादा रखते हैं? उसने टटोला। जैकोब हंसा और सिर हिलाया। मेरा अनकॉमन रीजन में किसी से कोई लेना देना नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा जब तक तुम मेरे रास्ते से दूर रहो। मैं यहाँ सिर्फ टाइटन आयरन के लिए था, जैसा कि तुम पहले ही अंदाज़ा लगा चुकी हो। जहाँ तक मेरे नाम का सवाल है, मुझे बुलाओ फेसलेस एंशंट। जब जेकब अपना नकली नाम जैक बताने ही वाला था, उसकी नज़र इमोटिका के नए लिखे शब्दों पर पड़ी। खुद को फेसलेस एंशिएंट कहो, तुम बाद में मेरा शुक्रिया अदा करोगे। हालांकि उसे नहीं पता था कि वो इमोटिका की सलाह क्यों मान रहा है। जहाँ तक मेरे नाम का सवाल है, मुझे बुलाओ फेसलेस एंशिएंट। तुमने मुझे ये नाम इस्तेमाल करने के लिए क्यों कहा? जेकब ने बाद में अनिश्चितता के साथ पूछा। हालांकि उसे इस नाम से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन ये इमोटिका की तरफ से आया था, तो वो उत्सुक भी था और थोड़ा सतर्क भी। मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। जेकब का चेहरा उतर गया और उसने खींचकर किताब बंद कर दी। वो इमोटिका की हरकतों से वाकिफ था। भले ही उसे मजाक करना पसंद था, लेकिन उसने जेकब से कभी झूठ नहीं बोला था और उसके शब्दों के पीछे हमेशा कोई ना कोई राज होता था। खुद को बुलाने का क्या घमंडी तरीका है। स्कल A1000 लायन हेड ऑर्क आखिरकार ताना मारे बिना नहीं रह सका। वो काफ़ी देर से अपने जज्बातों को दबा रहा था और हाई अलर्ट पर था। अब जब जेकब दुश्मन नहीं निकला तो उसका मुंह खुल गया। क्या तुम एक पल के लिए अपना मुंह बंद रख सकते हो, या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जुबान खींच ली जाए? स्कल A9999 ने ठंडे स्वर में धमकी दी। भले ही जेकब अभी शांत दिख रहा था, लेकिन अगर उसे बुरा लगा तो वो दुश्मन बन सकता था, क्योंकि अगर स्कल A9999 की जगह वो होती तो वो भी ऐसा ही करती। वो एक बेवकूफ़ ऑर्क को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जो उसके सामने इस लहजे में बात करने की जुर्रत करे। जेकब ने ठंडी नज़रों से लायन हेड ऑर्क को देखा और बोला, अब मुझे इस डील के हिस्से के रूप में इसकी जान चाहिए। ये सुनकर स्कल A1000 की आंखें सिकुड़ गईं और वो एक कदम पीछे हट गया। जेकब की नज़रों से उसे अचानक एक जानलेवा दबाव महसूस हुआ। उसे लगा कि स्कल A9999 इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसे रास्ते से हटा देगी, इसीलिए वो भागने के लिए तैयार हो गया। लेकिन स्कल A9999 ने सिर हिलाया। मैं जानती हूँ वो परेशान करने वाला और बदतमीज़ है, लेकिन ये मौत की सज़ा के लायक नहीं है। इसके अलावा हम अपने लोगों से खुद निपट लेंगे। मैं इस अपराध के लिए आपका मुआवजा कॉम्पेंसेशन बढ़ा दूंगी। जेकब चौंका। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये निर्णायक महिला ऐसा रुख अपनाएगी। वो बस पानी नाप रहा था कि वे कितने एकजुट है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उस बेवकूफ़ के लिए दुश्मनी मोल लेने का जोखिम उठाएगी। या तो वो सोसाइटी के प्रति बेहद वफादार है, या फिर वो किसी पैरासाइट जेम जैसी चीज़ से बंधी है जो उसे कुछ खास कदम उठाने की इजाज़त नहीं देता। जेकब ने सोचा। उसकी आंखों में एक तेज़ चमक थी। किलर स्कल सोसाइटी, हाँ, भविष्य में इनसे और पाला पड़ेगा। ठीक है, सुनाओ। जेकब ने सिर हिलाया, स्कल A9999 को मजबूर किए बिना। स्कल A1000 ने राहत की एक बहुत बड़ी सांस ली जब उसने देखा कि स्थिति शांत हो गई है। उसने दोबारा मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। विरोधी कोई ऐसा नहीं था जिससे वो पंगा ले सके या टिप्पणी कर सके।
स्कल A9999 को भी लगा कि ये शख्स उसकी तरह ही काफ़ी संवेदनशील है और उसे ऐसे विरोधियों से सबसे ज़्यादा नफरत थी, क्योंकि उनसे निपटना बहुत मुश्किल था। वो अपनी आकर्षक आवाज़ में बोली, आपकी असुविधा के लिए 500 मिलियन गोल्ड कॉइन्स और हमारे संगठन की तरफ से सद्भावना के रूप में टियर 1 रेयर टेक्नोलॉजी लाइट ऑर्ब शील्ड। और तो और, अगर आप कॉमन प्लेन्स छोड़ने को तैयार हैं तो मैं एक कॉमन टियर 12 हेस्ट पोशन फॉर्मूला भी जोड़ दूंगी। हालांकि स्कल A9999 के पास ये ऑफर देने का अधिकार नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि जब सोसाइटी के बड़े अधिकारियों को पता चलेगा कि जेकब जैसा कोई उनकी नाक के नीचे छिपा है और ये उनके पूरे प्लान को खतरे में डाल रहा है, तो वो जेकब को तीनों साम्राज्यों से भगाने के लिए इससे भी ज़्यादा चुकाने को तैयार होंगे। ये अजीबोगरीब ऑफर सुनकर जेकब की आंखें फैल गईं। क्या ये दुर्लभ प्रजातियों के बीच व्यापार करने का सामान्य तरीका है? रेयर टियर टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी लग रही है और मैंने इस हेस्ट पोशन के बारे में सुना है। किताबों के मुताबिक ये किसी की रफ्तार को 5% तक बढ़ा सकता है और ये पोशन काफ़ी दुर्लभ है, लेकिन वो मुझे ये पूरा फॉर्मूला देने को तैयार है सिर्फ इसीलिए कि मैं ये कॉमन प्लेन्स छोड़ दूँ। ये काफ़ी दरियादिली है। खैर, मेरे लिए ये अच्छा सौदा है। अगर उसने मुझे यहाँ इंतज़ार करने को कहा होता ताकि वो चीज़ें ला सके, तो मैं उसके हथियार या मदद लाने का इंतज़ार करने के बजाय चला जाता। लेकिन वो मुझे ये सब देगी कैसे? उसके पास तो कोई बैग भी नहीं है। उसने अपनी जिज्ञासा दबाई, सिर हिलाया और सूक्ष्मता से कहा, ठीक है, मैं अन्यायपूर्ण नहीं दिखूंगा, लेकिन मुझे पूरा नक्शा चाहिए। मेरा वाला नष्ट हो गया था, इसीलिए मैं इस गटर में भटक गया। मैं भी जल्द से जल्द ये जगह छोड़ना चाहता हूँ। जेकब ने गोलमोल तरीके से नक्शा मांगा। किस तरह का नक्शा, ये उसने उन पर छोड़ दिया, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाने के बाद वे उसे उसके लायक ही नक्शा देंगे। इसके अलावा उसका यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं था। वो खुद को निशाना बना लेगा क्योंकि सोसाइटी उसे खतरा मानेगी। उसे ये भी नहीं पता था कि उनके पास डार्क एल्फ जैसे और कितने लोग हैं, इसीलिए वो उन्हें रीइंफोर्समेंट बुलाने का वक्त नहीं देगा। तो जैसे ही ये डील पक्की होगी वो निकल लेगा। अब वो सच में अपनी जान के लिए डरा हुआ था और जब तक ज़रूरी ना हो लोकी रहने का फैसला कर चुका था। जेकब ये भी जानता था कि जब तक उसके पास टाइटन टीयर्स फॉर्मूला है वे उस पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही फॉर्मूला उसके हाथ से निकलेगा वे उसका शिकार करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार उनकी नज़र में जेकब अब जानता है कि वे क्या कर रहे हैं और गोपनीयता की खातिर वे उसे खबर फैलाने नहीं देंगे। वे सिर्फ एक पल के लिए पीछे हटे हैं। स्कल A9999 की आंखों में समझदारी चमकी जब उसने ये सुना, तो वो यहाँ इत्तेफाक से आया था। खैर, ये समझ में आता है क्योंकि साफ रास्ते के बिना इस तरफ आना बहुत ख़तरनाक होता है। उसने सोचा, उसे राहत भी मिली। इससे उसे जेकब के बैकग्राउंड के बारे में कुछ संकेत भी मिले। और तो और, जेकब को उनके नरभक्षी प्लान के बारे में पता नहीं लग रहा था, वरना वो टाइटन टीयर्स फॉर्मूला सौंप कर ऐसा सौदा ना करता। फिर भी वो जानती थी कि जिस पल जेकब ये जगह छोड़ेगा, दूसरी तरफ पहुंचने से पहले उसका शिकार कर लिया जाएगा। किलर स्कल सोसाइटी जेकब जैसे वेरिएबल को किसी भी हाल में यहाँ से जाने नहीं देगी जब बात नरभक्षी प्लान की हो। हालांकि स्कल A9999 इस स्थिति से पूरी तरह बाहर होगी क्योंकि ये अब उसकी समस्या नहीं होगी। वो इस स्थिति में जेकब से लड़ना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे शायद वो छिपा हुआ ज़ोडिएक टॉरस बैंक का रक्षक सतर्क हो जाता। तो जेकब को पहले तीनों साम्राज्यों के क्षेत्र से जाने देना और फिर सोसाइटी को उसका शिकार करने देना एक बेहतर विकल्प था। ठीक है, मुझे अपना अकाउंट नंबर दीजिए। मैं गोल्ड कॉइन्स, टेक्नोलॉजी, पोशन फॉर्मूला और मैप अभी आपके स्टार वॉच में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी स्टार वॉच एक्सेस करनी होगी। क्या मैं कर सकती हूँ? स्कल A9999 ने अपनी काली कलाई पर एक चांदी का रिस्ट बैंड दिखाया। जेकब की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने रिस्ट बैंड देखा। अब ये स्टार वॉच क्या भला है? क्या ये कोई एडवांस्ड मोबाइल टेक्नोलॉजी है? अब वो सचमुच दुविधा में था। उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ मौजूद है और लेन देन के ये तरीके पूरी तरह वर्चुअल होंगे। ये जगह उन दोनों की जगह से टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे थी, लेकिन वो उन्हें ये नहीं बता सकता था कि उसके पास सिर्फ एक पेजर है जिसका यहाँ सिग्नल भी नहीं है। तो उसने एक गोलमोल बहाना बनाया। क्या मुझे ऐसा लगता है जिसने ये पहना हो? उसने ठंडेपन से अपनी कलाइयाँ दिखाईं। स्कल A9999 की आंखें नकाब के पीछे सिकुड़ गईं जब उसने ये सुना। लगता है वो सच बोल रहा है। फिर भी उसने स्कल A1000 की तरफ देखा और कहा, इसे अपनी वाली दे दो। स्कल A1000 इस आदेश से चकरा गया। फक, मैंने ये वॉच खरीदने के लिए 50 मिलियन खर्च किए और अब ये इसे मुफ्त में देना चाहती है। लेकिन उसने बेमन से अपनी कलाई से ब्लैक रिस्ट बैंड उतारा। उसने साइड में एक बटन दबाया और कहा, अनबाउंड रीसेट। अगले ही पल रिस्ट बैंड पर एक स्क्रीन जल उठी और उसने एक नाराज़गी भरी गुर्राहट के साथ उसे जेकब की तरफ फेंक दिया। जेकब ने 4 इंच चौड़ा रिस्ट बैंड पकड़ा। ये बेहद चिकना और स्लीक था, बिल्कुल एक रबर बैंड जैसा।
अगर उसने अपनी आंखों से स्क्रीन और साइड में पतला बटन ना देखा होता तो उसे लगता कि ये एक साधारण रबर बैंड है। ये मेरा अकाउंट नंबर है। उसने अपना अकाउंट नंबर दिया। उसने नहीं सोचा था कि वो उसे ये स्टार वॉच दे देगी और अब उसे नहीं पता था कि इसे एक्टिवेट कैसे करना है। लेकिन फिर भी उसने इसे ऐसे पहना जैसे उसे पता हो कि वो क्या कर रहा है और स्कल A1000 की तरह बटन दबाया। स्कल A9999 ने सिर हिलाया और उसे कोई शक नहीं हुआ। उसने सोचा कि जेकब बस स्टार वॉच एक्टिवेट कर रहा है। इसीलिए उसने भी अपनी कलाई पर बंधे चांदी के रिस्ट बैंड को दबाना शुरू किया, जो जेकब के वाले से काफ़ी अलग था। जेकब ने अपनी स्टार वॉच पर एक स्क्रीन उभरते देखी जिससे उसकी आंखें सिकुड़ गईं। स्टार नेटवर्क में आपका स्वागत है। स्टार नेटवर्क में आपका स्वागत है। जैकब ने रंगीन स्क्रीन और उन जाने पहचाने सफ़ेद शब्दों को देखा तो उसकी एक भौं ऊपर चढ़ गई। परिचय के बाद शब्द बदल गए। यूजर के साथ स्टार वॉच मॉडल A05 की बाइंडिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। वॉइस रिकॉग्निशन के लिए कृपया कंटिन्यू बोलें। जैकब ने ठंडे स्वर में वैसा ही किया, कंटिन्यू। स्क्रीन पर अचानक एक नीला स्कैनर चमका और नए शब्द सामने आए। वॉइस रिकॉग्निशन सफल रहा। DNA बाइंडिंग शुरू करें? हाँ, नहीं। जैकब की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने हाँ पर टैप किया। वो स्कल A9999 पर नजर रखे हुए था और देखा कि वो भी अपनी स्क्रीन पर टैप कर रही है। अगले ही पल उसे अपनी कलाई पर स्टार वॉच स्क्रीन के ठीक नीचे एक तीखी चुभन महसूस हुई। ये चीज मेरी खाल को भेद सकती है? और वो सुई छिपी कहाँ थी? जैकब हैरान था। उसने उस सुई को अपनी त्वचा में चुभते और फिर गायब होते महसूस किया। उसने स्टार वॉच को गहराई से देखा। इस वक्त एक लाल स्कैनर दिखाई दिया। स्टार नेटवर्क के लिए DNA कलेक्ट कर लिया गया है। नया यूजर डिटेक्ट हुआ। कृपया एक स्टार नेटवर्क यूजर नेम चुनें। एक छोटा कीबोर्ड और खाली नाम बॉक्स दिखाई दिया। जैकब ने एक पल सोचा और फिर उन दोनों की तरफ देखते हुए टाइप किया, फेसलेस एंशिएंट। अगर उसने ये नाम उन्हें पहले ही न दिया होता तो वो इसे नहीं चुनता। उसे नहीं पता था कि वो उसका नाम देख सकते हैं या नहीं। बस सुरक्षित रहने के लिए उसने बाद में इसे बदलने का सोचा, लेकिन अगले शब्दों को देखकर वो लगभग गाली देने ही वाला था। यूजर नेम उपलब्ध है। यूजर नेम चुन लिया गया है और 20 वर्षों तक बदला नहीं जा सकता। प्राइवेसी चुनें, पब्लिक, प्राइवेट। जैकब ने नीचे की डिटेल्स देखे बिना ही प्राइवेट चुना। DNA डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। प्रोफाइल, नाम जैकब स्टीव, प्रजाति इंसान, लिंग पुरुष, जुड़ाव ज़ोडिएक टॉरस बैंक कॉमन C रैंक मर्सनरी, एल्केमी गिल्ड बेसिक गनस्मिथ। जैकब की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने अपनी जानकारी एक के बाद एक प्रकट होते देखी। ये वही जानकारी थी जो इन दो संगठनों की अनकॉमन ब्रांचों में दर्ज थी। लेकिन ये अंत नहीं था। स्कैनिंग अभी भी जारी थी और स्क्रीन फिर बदली। एक D टियर ज़ोडिएक पर्सनल अकाउंट डिटेक्ट हुआ है। क्या आप बैंक अकाउंट को स्टार वॉच मॉडल A05 से कनेक्ट करना चाहते हैं? आखिर ये स्टार नेटवर्क है क्या भला? इसे सिर्फ एक DNA स्कैन से सब कुछ मिल गया? ये शायद इंटरनेट से भी ज़्यादा एडवांस्ड है। जैकब सतर्क हो गया और उसने फिर से हाँ पर टैप किया। हालांकि स्टार वॉच के पास उसके डेटा का एक्सेस था, लेकिन इसने उसकी खास परिस्थितियों के बारे में कुछ नहीं बताया। तो अब ये चिंता की बात नहीं थी। अकाउंट स्टार वॉच मॉडल A05 से कनेक्ट हो गया है। उसके बाद मेन्यू आखिरकार खुल गया और वहां उनके नामों के साथ सिर्फ 5 आइकन्स थे। प्रोफाइल, बैंक, फाइल्स, डेटा ट्रांसफर, स्टार नेटवर्क। इससे पहले कि वो और छानबीन कर पाता, एक नोटिफिकेशन आया और उसका बैंक आइकन चमकने लगा। पिकी ईटर ने आपके खाते में 500 मिलियन गोल्ड कॉइन्स ट्रांसफर किए हैं। जैकब ने स्कल A9999 की तरफ देखा, जो अब उसे ही देख रही थी। क्या तुम्हें मिल गए? पिकी ईटर, सचमुच? जैकब ने उसे अजीब नजरों से देखा, लेकिन सिर हिलाया। पिकी ईटर है ना? जैकब ने बैंक आइकन पर क्लिक किया और देखा कि उसका बैंक बैलेंस 500 मिलियन बढ़ गया है। करंट बैलेंस 723,380,130। स्क्रीन पर एक और नोटिफिकेशन आया। आपका D टियर अकाउंट C टियर अपग्रेड के लिए योग्य है। अपग्रेड बाद में। जैकब ने बिना हिचकिचाहट के इसे अपग्रेड कर दिया। ये चीज उस ZMTD से कहीं ज्यादा सुविधाजनक है। स्कल A9999 ने भी चुपके से जैकब की प्रोफाइल देखी। फेसलेस एंशिएंट, प्राइवेट अकाउंट। ये देखकर उसने ठंडी गुर्राहट की और इसे बंद कर दिया। ठीक है, डेटा ट्रांसफर करने से पहले मुझे टाइटन टीयर्स का फॉर्मूला देखना होगा, स्कल A9999 ने ठंडे स्वर में कहा। इस थोड़े समय में उसने पहले ही जैकब की मौजूदगी के बारे में उच्च अधिकारियों को सतर्क कर दिया था, और जब उसने बताया कि वो टाइटन टीयर्स का फॉर्मूला सौंपकर ये जगह छोड़ने को तैयार है, तो वे मुआवजे के साथ तुरंत सहमत हो गए।
इतना ही नहीं, उन्होंने उसे एक नया नक्शा भेजा ताकि वो जैकब को दे सके। वो जानती थी कि सोसाइटी पहले से ही हरकत में है और जब तक जैकब इस नक्शे को फॉलो करेगा उससे निपट लिया जाएगा। और तो और उसे चिंता नहीं थी कि जैकब इस नक्शे को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि जब तक जैकब कॉमन प्लेन्स में रहेगा वो सोसाइटी की नज़र से नहीं बच पाएगा। उसने पिक्चर फंक्शन का भी इस्तेमाल किया जो उसकी स्टार वॉच हायर मॉडल के लिए अनोखा था। उसने जैकब को पता चले बिना उसकी तस्वीरें ली और वापस भेज दी। तुम गलत वक्त पर गलत जगह होने के लिए सिर्फ खुद को दोषी दे सकते हो। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक गुजरी। उसे लगभग यकीन हो गया था कि जैकब शायद सच बोल रहा है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन उनके मकसद की भलाई के लिए वे जैकब को कॉमन प्लेन्स नहीं छोड़ सकते। भले ही उसके पास वो स्टार वॉच थी, वो केवल बैंक ट्रांजैक्शन कर सकता था, स्टार नेटवर्क का सर्च इंजन यूज कर सकता था या कुछ वर्चुअल सामान खरीद सकता था। वो उस पुराने मॉडल से किसी से संपर्क नहीं कर सकता था या संदेश नहीं भेज सकता था। उसे लगा कि जैकब को इस फंक्शन के बारे में पता नहीं है, क्योंकि उसने उसकी स्टार वॉच की मांग नहीं की थी। यहाँ तक कि स्कल A0000 को भी वो मॉडल सोसाइटी मेंबर शॉप में एक बड़ी रकम खर्च करने के बाद मिला था। जैकब को लगा ये वाजिब है, तो उसने अपनी जेब से एक किताब निकाली। हालांकि टिनी ने सिर्फ 2 फॉर्मूले ट्रांसलेट किए थे, फिर भी उन्होंने इस 100 पन्नों की किताब को भर दिया था। जैकब ने हाथ में किताब खोली और स्कल A9999 को कंटेंट देखने दिया। वो जानता था कि वो इतनी दूर से भी हर शब्द आसानी से देख सकती है। 30वें पन्ने के बाद उसने किताब बंद कर दी और ठंडे स्वर में कहा, तुमने पहला फॉर्मूला देख लिया है। ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद ये किताब तुम्हारी है। स्कल A9999 ने सिर हिलाया। उसे पोर्शंस की थोड़ी समझ थी, इसलिए जब उसने डायग्राम्स और मटेरियल्स के जटिल एल्गोरिदम्स देखे तो उसे पता चल गया कि ये असली सौदा है। उसने अपनी घड़ी पर ट्रांसफर फाइल्स ऐप टैप किया और 2 फाइल्स ट्रांसफर ट्रे में डाल दी। जैकब को अपनी स्टार वॉच से वाइब्रेशन महसूस हुआ। उसने ट्रांसफर का नोटिफिकेशन देखा और स्वीकार कर लिया। अगले ही पल 2 सेकंड के भीतर 3 फाइलें आ गईं। 2 जटिल थीं, जबकि आखिरी एक वर्चुअल मैप था जो बेहद विशाल था, और डिटेल्स देखकर उसके होंठ मुड़ गए। कितनी बड़ी दुनिया है, उसने हताशा से सोचा। इस नक्शे में पूरा कॉमन प्लेन्स शामिल था, जिसे स्थानीय लोगों ने एपिक, रेयर, अनकॉमन और कॉमन रीजन में बांटा था। लेकिन असल में ये बस सबसे तुच्छ क्षेत्र था, और इसका क्षेत्रफल रेयर प्लेन्स का 10वां हिस्सा भी नहीं था, जो वो जगह थी जहां से डार्क एल्फ आई थी। यही वजह थी कि जैकब इस दुनिया की विशालता से हैरान था। उसे आखिरकार समझ आया कि इसे ज़ोडिएक प्लेन्स क्यों कहा जाता है, ज़ोडिएक वर्ल्ड नहीं। उसने वर्चुअल मैप बंद किया और अकेले होने पर इसका अध्ययन करने का फैसला किया। फिर उसने किताब स्कल A9999 की तरफ फेंकी और उसने पकड़ ली। उसने जल्दी से दूसरा आधा खोला और ये पुष्टि करने के बाद कि सब कुछ वहाँ है, उसने किताब रख ली। वो आखिरकार रिलैक्स हुई। अब अगर जैकब दुश्मन भी बन जाए तो वो आसानी से भाग सकती थी। तुम्हारे साथ बिजनेस करके अच्छा लगा, उसने दोस्ताना लहजे में कहा। अब उसका पूरा टोन बदल चुका था। बिल्कुल, जैकब ने बिना किसी भावना के सिर हिलाया। फिर उसने कोमल स्वर में एक और सवाल पूछा, तो तुम कब जाओगे? जैकब ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, 1 दिन में। मुझे अभी भी इस टाइटन आयरन को रिफाइन करना है, मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकता ना। हालांकि कृपया अगर आप चाहें। टस्क, ठीक है, मैं बस दोस्ताना हो रही थी। चलो चलते हैं, इस दुनिया में गर्माहट के लिए कोई जगह नहीं है। उसने अफसोस जताया, लेकिन उसके कदम तेज थे। ये दोगली कुत्तिया, ये मुझे पीछे छोड़ रही है। स्कल A0000 ने कोसा और पूरी रफ्तार से भागने लगा। वो जैकब के साथ अकेले रहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। एल्फ रेस की डार्क एल्फ, हाँ, मेरी पुरानी दुनिया में उनके बारे में हजारों लोक कथाएं हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी स्थिति में एक से मिलूंगा। खैर, वो डार्क एल्फ थी तो मुझे अभी तक कोई असली एल्फ नहीं मिला, जैकब ने सोचा, क्योंकि अब वो दबाव में नहीं था। खतरे में होने पर उसे अपनी जान के सिवा किसी और चीज की परवाह नहीं थी, भले ही वो किसी ड्रैगन से ही क्यों न मिल ले। लेकिन अब जब वो खतरे से बाहर था, वो उत्सुक था। फिर भी इसका मतलब ये नहीं था कि खतरा पूरी तरह टल गया था, क्योंकि स्कल A9999 चली गई थी। वो जानता था कि उसने अपनी स्टार वॉच के जरिए उनसे संपर्क कर लिया होगा। ये पूरी तरह से मुमकिन था, इसलिए वो यहाँ 1 सेकंड भी और नहीं रुकने वाला था। जैकब ने उन्हें बताया था कि वो 1 दिन में जाएगा ताकि उसे कुछ वक्त मिल सके। असल में वो अभी इसी वक्त निकलने वाला था। जैकब के पास ले जाने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपना बहुमूल्य डिस्टिलेशन उपकरण भी छोड़ दिया। रात के घने साए में जैकब एक प्रेत की तरह गायब हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आया था। एक विशाल हॉल के अंदर कुछ नकाबपोश आकृतियां, क्लोक्ड फिगर्स, एक गोल मेज के चारों ओर बैठी थी और एक नकाबपोश प्रोजेक्शन की तरफ देख रही थी। क्या तुम में से किसी को इस फेसलेस एंशिएंट का बैकग्राउंड मिला?
प्रोजेक्शन से गंभीर आवाज आई। एक नकाबपोश ने उदासी से जवाब दिया, नहीं, रेयर प्लेन्स में ऐसे किसी शख्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो कोई मामूली इंसान होगा जिसका शायद कोई पीछा कर रहा था और वो गलती से कॉमन प्लेन्स में आ गया, जैसा कि A9999 ने रिपोर्ट किया। इस वक्त दूसरा नकाबपोश बोला, लेकिन मुझे कुछ दिलचस्प मिला है। ओ, सुनाओ। प्रोजेक्शन वाले व्यक्ति ने अपना ध्यान उस छोटे फिगर पर लगाया। इस फेसलेस एंशिएंट के स्टार नेटवर्क अकाउंट से मुझे पता चला कि उसने कभी कोई खरीदारी नहीं की और वो 3 महाशक्तियों के किसी भी प्राइवेट स्टार सर्वर में नहीं था। हालांकि कोई भी स्टार नेटवर्क की सुरक्षा को बाईपास नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई अज्ञात है। फिर भी ये व्यक्ति काफ़ी अजीब है, क्योंकि एक रेयर रैंक एक्सपर्ट होने के बावजूद स्टार नेटवर्क से कोई संपर्क ना होना असामान्य है। तो तुम्हारे मुताबिक ये व्यक्ति रेयर रीजन से नहीं बल्कि कॉमन रीजन से है, और उसने किसी तरह A9999 को धमकाकर और बेवकूफ़ बनाकर वो सब कुछ ले लिया जो उसे उस पार जाने के लिए चाहिए था। प्रोजेक्शन वाले व्यक्ति की आवाज़ में अकथनीय खतरा था। अगर ये सच हुआ तो क्या इसका मतलब ये नहीं था कि उन्हें एक कॉमन रीजन के निवासी ने बेवकूफ़ बना दिया? ये किलर स्कल सोसाइटी की प्रतिष्ठा को कीचड़ में मिला देगा। ये सिर्फ मेरा अनुमान है। हालांकि कॉमन प्लेन्स में किसी का कॉमन रैंक से रेयर रैंक में जाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन संभावना है और हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसने आह भरी और जारी रखा, अगर हम सकारात्मक पक्ष देखें तो अगर वो सचमुच कॉमन प्लेन्स का निवासी है और उसने इतनी ताकत हासिल कर ली है कि वो A9999 को धमका सके, तो सिर्फ एक ही संभावना है। वो क्या हो सकती है? टाइटन टीयर्स, उसने साफ साफ कहा। यह सुनते ही पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। कुछ पलों बाद प्रोजेक्शन वाले व्यक्ति ने भावहीन होकर कहा, लगता है तुम्हें कुछ ऐसा मिला है जिससे तुम्हें यकीन है कि ये कॉमन प्लेन्स का निवासी है ना? ये सच है, उसने सिर हिलाया। A9999 द्वारा हासिल किए गए टाइटन टीयर्स के 2 फॉर्मूलों का विश्लेषण करने के बाद मैंने पाया कि वो फर्स्ट लेवल फिलोसोफर लैंग्वेज में लिखे गए थे। हमने कॉमन प्लेन्स में खोदे गए इस फॉर्मूले पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इसे सालों तक रोग स्कल के पास एक निशानी के तौर पर रहने दिया। लेकिन जब ये फेसलेस एंशिएंट कहीं से रेंग कर बाहर निकला तो इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हो अगर टाइटन टीयर्स सिर्फ एक कॉमन रैंक फॉर्मूला नहीं बल्कि एक रेयर रैंक हो जो कॉमन स्पीशीज को रेयर स्पीशीज में बदलना आसान बना दे? मैंने पहले ही बेसिक कॉमन ग्रेड फॉर्मूला टेस्ट कर लिया है और मेरा यकीन मानिए, सिर्फ 1000 बूंदों के साथ एक सामान्य लैब रैट टियर 3 कॉमन स्पीशीज में बदल गया और अभी भी इंटरमीडिएट वर्जन बाकी है जिसके लिए टाइटन आयरन एसेंस की ज़रूरत है और हमें जल्द ही रिजल्ट मिल जाएगा। क्या ये सच है? ये सुनकर हर कोई चिल्ला उठा, यहाँ तक कि प्रोजेक्शन वाले व्यक्ति में भी हल्की सी कंपी हुई। शांति, उसने ठंडे स्वर में कहा, जिससे सबका मुंह बंद हो गया। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, मुझे डेटा भेजो। मैंने पहले ही मेल कर दिया है। उस आदमी ने हंसा, जैसे उसे इसकी उम्मीद थी। प्रोजेक्शन वाला व्यक्ति चुप हो गया और कोई कुछ नहीं बोला। वे जानते थे कि वो टेस्ट रिजल्ट देख रहा है और उसके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ मिनटों बाद प्रोजेक्शन वाले व्यक्ति ने अंततः खुशी की झलक के साथ कहा, यह सचमुच एक जादुई पोशन है। उस निवासी के बारे में तुम्हारी थ्योरी सच हो सकती है। वो रोग स्कल बस अयोग्य था, इसलिए हमें टाइटन टीयर्स की असली कीमत कभी पता नहीं चली। अब मैं समझा, तुम्हें शक है कि उस निवासी ने पूरा फॉर्मूला नहीं सौंपा क्योंकि वो हायर लेवल फिलोसोफर लैंग्वेज में लिखा हो सकता है और उसने हमें एक कॉपी दी है ना? उसने तीखे सवाल किया। पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस आदमी ने डार्कली कहा। लेकिन अगर ये सच हुआ तो हम उसे इतने कीमती पोशन के साथ भागने नहीं दे सकते। यहाँ तक कि 3 महाशक्तियाँ भी टाइटन टीयर्स पाने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगी। अगर ये किसी के रेयर रैंक पार करने की संभावना बढ़ा सकता है। बेशक वो सोच रहा होगा कि हम पता नहीं लगा पाएंगे सिर्फ इसलिए कि उसने उसका एक हिस्सा सौंप दिया। उसकी सोचने की प्रक्रिया वास्तव में एक टिपिकल प्लेन्स निवासी की तरह है, जिसे इस दुनिया की विशालता का ज्ञान नहीं है। लेकिन उसे जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि अब उसके पास स्टार वॉच है और इससे वो छिपने के लिए हताश हो जाएगा। लेकिन ये हमारे फायदे में है। प्रोजेक्शन वाले व्यक्ति ने ठंडे स्वर में घोषणा की, A9999 को आदेश दो कि वो उसका पीछा करे और उसके ठिकाने का पता रखे। जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं आती, उसे उलझने की ज़रूरत नहीं है। भले ही ये सब सिर्फ एक अनुमान हो, हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते और हमें इससे छुटकारा पाना होगा। एक 3 डिजिट स्कल और 2 पीक 4 डिजिट स्कल्स भेजो। इस फेसलेस एंशिएंट को हमारे प्रति अपने अपमानजनक नज़रिए के लिए मरना होगा। आधी रात में पेड़ों के बीच एक परछाई तेज़ी से भाग रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि जेकब था, जो सनसेट ड्यूक एस्टेट छोड़ने के 1 घंटे बाद ही ह्यूमन किंगडम की सीमा पर था। उसे ह्यूमन किंगडम में घुसने की जल्दी थी। उसने अपनी स्टार वॉच छिपा दी थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि इसे ट्रैक किया जा सकता है या नहीं। अगर उस वॉच में वो वर्चुअल मैप ना होता
तो उसने उसे नष्ट कर दिया होता। इसलिए उसने तय किया कि वो इसे तभी एक्टिवेट करेगा जब वो कॉमन प्लेन्स छोड़ना चाहेगा। अभी उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि रेयर प्लेन्स में वो फूड चेन के सबसे निचले स्तर पर होता और उसे बिना नुकसान के सीमा पार करने का भरोसा नहीं था। और तो और, क्योंकि वो अब कॉमन प्लेन्स में अजेय था और सिर्फ डार्क एल्फ जैसे वजूद ही उसे खतरा पहुंचा सकते थे, वो ऐसी किसी भी प्रजाति का शिकार करने वाला था जो उसकी ताकत बढ़ा सके। कोई भी जान सकता था कि जेकब ने अपनी हार्ट कन्वर्जन का सिर्फ 50% पूरा किया है और वो पहले से ही डार्क एल्फ जैसे रेयर टियर 1 बीइंग के बराबर है। कॉमन प्लेन्स अब उसके लिए एक शिकारगाह की तरह थे, जहां वो बिना किसी जोखिम के अपनी ताकत को और भी ऊंचे स्तर तक ले जा सकता था। लेकिन वो जानता था कि किलर स्कल सोसाइटी उसका शिकार करेगी और इससे उसकी जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि जब तक वो अपनी हार्ट परसेंटेज बढ़ाता रहेगा और फ्लूइड एक्सेलरेशन को कंट्रोल करना सीख लेगा, तब तक स्कल 9999 भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। इसीलिए वो गैप बढ़ाने के लिए अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करना चाहता था और फिर अपना हुलिया बदलकर ह्यूमन किंगडम में अंडरग्राउंड हो जाना चाहता था। कोई नहीं जानता था कि वो असल में ह्यूमन है और कोई इस पर विश्वास भी नहीं करेगा। इसलिए वो ह्यूमंस के साथ घुलने मिलने वाला था और इस बीच फ्लूइड एक्सेलरेशन सीखने वाला था। किलर स्कल सोसाइटी ह्यूमन किंगडम में कुछ कर रही थी और ये किसी भी रैंडम टाउन के पास छिपने का सही वक्त था। अगर स्कल 10,000 जैसा कोई स्काउटिंग करने आया तो वो अपनी तलवारों से उनका खुशी खुशी स्वागत करेगा। अब ये एक माइंड गेम था और जेकब इसे खेलने में माहिर था। जेकब आसानी से सेना की बैरिकेड से गुजर गया और रेनी माउंटेन रेंजेस की तरफ बढ़ा। वो रेनी माउंटेन रेंजेस के पास एक जगह चुनने वाला था ताकि वो किसी भी समय भाग सके। लाइन हार्ट सिटी नेचुरली उसके दिमाग में आई और वो जगह युद्ध से काफ़ी दूर भी थी। कुछ लोग उसे एक सी रैंक मर्सनरी के रूप में जानते थे, तो ये एक परफेक्ट छलावा होगा। स्कल A9999 को स्वाभाविक रूप से जेकब का पीछा करने और उसे अपनी नज़रों से ओझल ना होने देने का आदेश मिला। उन्होंने उसे प्रेरित रखने के लिए लुभावने इनाम भी दिए। ये बस डर रहे हैं कि वो उसे खो देंगे और मैं ट्रैकिंग में बेहतर हूँ। अस 9999 की आंखें ठंडी हो गईं। मैं उसे मॉनिटर कर सकती हूँ और जब रीइंफोर्समेंट आएगी तो देखूंगी कि वो उस वक्त कैसे शांत और घमंडी बना रहता है। वो आसानी से रंजिश रखती है और अगर उसे जेकब को मारने का पूरा भरोसा नहीं होता तो वो कदम नहीं उठाती। अब जबकि आदेश सिर्फ जेकब का पीछा करने के थे तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि ट्रैकिंग उसकी खासियत थी। उसने नरभक्षी योजना स्कल अस 10,000 पर छोड़ दी, जो अब काफ़ी शांत हो गया था, और सनसेट मैंशन की तरफ निकल पड़ी। इस बार वो अपने गियर और हथियार साथ लाई थी। सिर्फ 1 घंटा हुआ है तो वो अभी भी टाइटन टीयर्स बना रहा होगा। है देखते हैं तुम कहाँ छिपते हो। उसने उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी से 100 मीटर दूर एक जगह चुनी जहाँ जेकब टाइटन टीयर्स बना रहा था और एक पेड़ के मुकुट में छुप गई। जब आधा दिन बीत गया तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या वो बेवकूफ़ है या कुछ ज़्यादा ही आश्वस्त है? उसे पता है कि हम उसके पीछे हैं, फिर भी वो टाइटन टीयर्स बनाने की हिम्मत कर रहा है। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो द लिट नेस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना।